नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस सुपर 30 बैच में। मैं विकास कुमार झा आपका स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज बच्चों हम सुपर 30 का जो सीरीज़ है उसमें हम जो सीडीपी के पैडागोजिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि सीडीपी को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हमने हिंदी पैडागोजी की ली थी, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। उसमें हमने जो सुपर 30 के बेस्ट जो 30 क्वेश्चंस हैं हिंदी पैडागोजी के, वो हमने उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीडीपी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो बेस्ड है, जो लेटेस्ट हमारा अभी पैटर्न आ रहा है सीटेट का, उस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, मतलब हम करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो है आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 21 है, जो कि प्रैक्टिस बैच में हम 21 है हमारा, और 30 जो है सुपर 30 तो सीरीज़ की हमने बात की थी आपकी, जिसमें से आपका 21 हमारा आज चलेगा। और फिर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें बाकी की जो पैडागोजीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज हम 30 जो हमारे सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करते हैं, आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज इमेजिनेशन, critical thinking and metacognition are discussed dominantly under domain of development। देखो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक सोच, मेटाकॉग्निशन, किसके टाइप हैं। ये सब टाइप है बच्चों कॉग्निटिव स्किल्स के। ये तो पता ही है आप लोगों को। ये सब जैसे कि सब डोमेन्स कह सकते हो, ये सब डोमेन्स कह सकते हो। किसके हैं सब डोमेन्स? ये हैं आपके कॉग्निटिव स्किल्स, है ना। और जब एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाती है तो फिजिकल हो जाता, सोशल लर्निंग की बात की जाती है सोशल हो जाता, बट यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? कॉग्निटिव, क्योंकि यहाँ पर जो थिंकिंग की बात की जाती है वो कौन से डोमेन से कनेक्ट होता है? वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन से कनेक्ट होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से। इसी को आप बच्चों मेंटल डोमेन भी कह सकते हो, इसी को हम मेंटल डोमेन भी कह सकते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, तो मानसिक जो क्रिया है वो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों? आपका फोर्थ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है, which of the following principle of development states that development proceed in head to toe direction। तो हेड टू टो आपको पता है था बच्चों कौन से प्रिंसिपल में आता है? वो आता है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में। पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है जब कोई भी डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होती है, यानी कि बच्चे का पहले हेड डेवलप होता है, फिर हेड से बच्चा टो की ओर बढ़े। जब हेड से टो की ओर डेवलप होता है उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। और जब सेंटर से आउटर पार्ट्स की ओर बढ़ता है, जैसे ये बॉडी का जो सेंटर से आउटर पार्ट्स की ओर बढ़ेगा उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो यहाँ पे कहा गया सिर से पैर की ओर विकास, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है ये है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये पहले भी क्वेश्चन इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी में कौन सी एजेंसी आती है? तो पता है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन। प्राइमरी एजेंसी में आपको पता है कि हमारी फैमिली आती है और जो हमारे सगे संबंधी आ जाते हैं बच्चों, है ना। तो स्कूल और प्रिंट मीडिया, ये देखो स्कूल हमेशा सेकेंडरी का पार्ट होता है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया भी हमारा सेकेंडरी का पार्ट होता है, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। फैमिली और नेबरहुड, अब ये कह सकते हो कि नेबरहुड भी हमारे फैमिली के आसपास ही होते हैं, तो ये प्राइमरी हो सकते हैं। नेबरहुड और सोशल पॉलिसी भी नहीं होगा। सीधा सा इसका आंसर क्या है बच्चों? फैमिली एंड नेबरहुड, है ना। हालांकि फैमिली को हम मानते हैं और नेबरहुड मतलब कि हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं, आसपास के आस पड़ोस है, वो भी फैमिली के ही पार्ट होते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए किसका काम करेंगे? ये करेंगे प्राथमिक एजेंसी का काम, यानी कि प्राइमरी एजेंसी का काम करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आपका थर्ड होगा, ठीक है। तो थर्ड इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर। नेक्स्ट है, according to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage most children become capable to perform tasks requiring concept of conservation। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को बराबर भागों में बांटना, यानी कि कुछ चीज़ों को क्या करना? डिसेंट्रलाइजेशन करना। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि जब कोई बच्चा चीज़ों को इक्वली क्लासिफिकेट करने लग जाता है। और वो कब आती है? वो आती है बच्चे के थर्ड स्टेज में। इस स्टेज में याद रखना, कॉन्क्रीट वाले स्टेज में बच्चा जो होता है कंजर्वेशन कर पाता है, यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझ सकता है और इक्वली क्लासीफाई कर सकता है। और इसकी कमी होती है हमारे प्री ऑपरेशन स्टेज में। अगर पता है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन बोलता तो आंसर क्या होता? प्री ऑपरेशन। बट ये कह रहा है कंजर्वेशन डेवलप कर लेता है बच्चा, लिखा है डूरिंग रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ
कंजर्वेशन, तो वो कौन सी स्टेज में होगी? स्टेज नंबर 3, जिसका नाम क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक काल। ठीक है, याद रखना, ये आपका होगा सेकंड आंसर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? तो इसका आंसर देखेंगे, इक्विलिब्रेशन है, इरिवर्सिबल थिंकिंग, रोट मेमोराइजेशन तो उन्होंने दिया ही नहीं था, डिले इमिटेशन भी नहीं है। आंसर इसका होगा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा कोई चीज़ में पहले कंफ्यूज रहता है, यानी कि बच्चा पहले रहता है डिसइक्विलिब्रियम में। जब आप डिसइक्विलिब्रियम में थे, यानी कि आप कॉन्सेप्ट में भ्रमित थे, कंफ्यूज थे, और उससे आप जब इक्विलिब्रियम में जाते हो, संतुलन में जाते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। यानी कि पहले कॉन्सेप्ट में आपको क्या थी? कन्फ्यूजन थी। पहले क्या था कॉन्सेप्ट में? कन्फ्यूजन था। अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। जब कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में हम जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। और इक्विलिब्रेशन से कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग स्किल्स या हमारे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं, यानी कि हमें नए नए कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। तो इक्विलिब्रेशन जो होता है वो एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करता है, या कॉन्सेप्ट्स के बीच में बैलेंस बना के चलता है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? फर्स्ट इसका क्या है? राइट आंसर है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। और इक्विलिब्रेशन का मतलब ही होता है जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following purpose that are specific, who among the following proposed that our specific mental structure and processes can be traced to our interaction with the others? यानी कि जो हमारे अंदर योग्यताएं आती हैं, मानसिक योग्यताएं, वो दूसरों के साथ बातचीत से आती है। तो इंटरेक्शन की बात कर रहा है, तो इंटरेक्शन की बात आपको पता है कौन करते हैं? वो सीधा आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की। इनका मानना था कि बच्चे जो सीखते हैं वो सोशली इंटरेक्शन से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं कल्चर से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन की बात करें। इंटरेक्शन मतलब होता है दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखना, जो कि किस में आता है? लेव वाइगोस्की ने इस बात को कहा था। तो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एम्फसाइज्ड बाय द लेव वाइगोस्की टू फैसिलिटेट लर्निंग? लर्निंग को अच्छा करने के लिए आप कौन सा चीज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव तो होगा नहीं। कल्चरल टूल हो सकता है, संस्कृति के जो टूल्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं अच्छे से सीखने में। रिवॉर्ड वाली बात ही करते नहीं हैं, ड्रिल वाली बात ही करते नहीं है। तो आंसर क्या बचेगा? कल्चरल टूल। कल्चर देखो, आपको ये चीज़ याद रखना है, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तीनों एक अच्छे मतलब एलिमेंट्स हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों की लर्निंग में, ऐसा मानते थे लेव वाइगोस्की। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फर्स्ट। तो सीधा से इसका आंसर क्या है? हम फर्स्ट लगाएंगे। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन फॉलो टिट फॉर टैट रीजनिंग टू जज द एक्शन ऑफ देम सेल्फ एंड अदर्स? तो टिट फॉर टैट तो किस में आता है? ये आता है जब बच्चा होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में ये होता है जैसे मान लो कि आप बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो बच्चा आपके साथ अच्छा ही बिहेव करता है। इसमें बच्चा क्या है? म्यूचुअल, यानी आप ये लगा लो कि बच्चे में होती है म्यूचुअल कनेक्शन, है ना? अगर आप उसके साथ अच्छा करोगे तो बच्चा आपके साथ अच्छा करेगा, म्यूचुअल कनेक्शन होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो बच्चा भी आपके साथ अच्छा करेगा, आप अच्छा नहीं करोगे बच्चा नहीं करेगा। तो ये टिट फॉर टैट होता है। जैसे मान लो कि आपने बच्चों को कोई चीज़ शेयर नहीं करी तो बच्चा आपके साथ में शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर आपने मुझे नहीं दी थी कोई चीज़ तो मैं भी आपको नहीं दूंगा। तो टिट फॉर टैट जो आता है वो किस में आता है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में आता है। इसको आप म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज भी कह सकते हो, उसको गुड, इसको प्रेज एंड रिवॉर्ड स्टेज भी आप कह सकते हो। आंसर क्या होगा बच्चों? सीधा सा आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज फर्स्ट। और ये स्टेज सेकंड है कॉलबर्ग की थ्योरी में। स्टेज सेकंड है, लेवल आपका कौन सा होता है? ये फर्स्ट लेवल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों? हमारा फर्स्ट। इन अ कंस्ट्रक्टिव विस्ट क्लासरूम स्टूडेंट आर इनकरेज टू लर्न। ये भी हम काफ़ी पिछले आप देखोगे वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात आती है तो हमेशा बच्चा क्या होता है? डिस्कवरी करता है, बच्चा एक्टिव होता है, मीनिंगफुल तरीके से कोई भी चीज़ को सीखता है। पैसिव हो नहीं सकता, नेगेटिव है। एक्शन रिवॉर्ड की बात होती नहीं है। मेमोराइजेशन तो वैसे नेगेटिव वर्ड है। आंसर क्या बच गया? डिस्कवरी। तो याद अगर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बच्चा क्या करता है? डिस्कवरी करता है, और डिस्कवरी भी खुद से करता है, खुद खोज के क्या करता है? बच्चा सीखता है। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर जीन पियाजे व्यू प्राइवेट स्पीच
तो प्याजे के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या है? तो हालांकि प्राइवेट स्पीच वर्ड वाइगोस्की का है, बट अकॉर्डिंग टू प्याजे पूछा है, प्याजे ने कहा भाई ये एक ऐसी इनएबिलिटी होती है रेगुलेट टू थॉट, एडवांस थिंकिंग नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, मेटाकॉग्निशन नहीं होता, ये क्या होता है? इनएबिलिटी टू रेगुलेट, बच्चा अपनी बातों को रेगुलेट नहीं कर पाता है, बस ऐसे ही बिना मीनिंग के बच्चा बोलता है, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, या इसी को आप इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच भी कहा था, ईगो सेंट्रिक स्पीच भी कहा था। ईगो सेंट्रिक स्पीच एक मीनिंगलेस स्पीच होती है जहाँ बच्चा बस खाली बोलता है, उसके बोलने के पीछे कोई ऐसा पर्पस नहीं होता। तो इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट, कि बच्चा अपने आप को, अपने थॉट्स को रेगुलेट करने में इनेबल होता है, इसलिए वो अपने आप से बात करता है, जिसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, या इसको हम निजी भाषण बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी थ्योरी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस, मतलब समसामयिक सिद्धांत, जो थ्योरीज आती हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं, हमारी बुद्धि को डेवलप करती हैं। कैसे डेवलप करती हैं? यूनिडायमेंशनल जनरल एबिलिटी, मतलब एक तरीके से नहीं, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी टू हैविंग सेवरल इंटेलिजेंस, जिससे एक से अधिक हमारे पास इंटेलिजेंसी होगी तो हम और अच्छे तरीके की कोई चीज़ क्या कर सकते हैं? डेवलप हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए सेकंड। एन एबिलिटी टू नॉट इन्फ्लुएंस बाय द हेरिडिटी बाय एनवायरमेंट, सीधा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड। मल्टीपल एबिलिटीज़ होती है जो कि हमें प्रॉब्लम्स को या जो सिचुएशंस होती हैं उनके साथ डील करने में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका सेकंड होना। नेक्स्ट देखते हैं। A teacher often says that girls are good in dance and boys are good at science. This is an example of, मतलब ये तो कहीं कहीं बायस है, और ये लड़के डांस में अच्छी होती हैं, लड़के जो होते हैं मैथ साइंस में अच्छी होती है। तो ये पहले से हमने प्री कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है, और जब हम किसी जेंडर को लेकर प्री कॉन्सेप्ट सेट कर लेते हैं उसको कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना। ये क्या है बच्चों? लैंगिक रूप से हमने क्या किया है? हम पूर्वाग्रह ही हो गए हैं कि लड़कियां ही होती हैं जो आपके डांस में अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। तो हमारी पुरानी सोच है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं? बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है। इसको हम लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? किसी लिंग को लेकर आपने एक पहले से धारणा बना ली। जैसे बोलते हैं कि लड़कियां, लड़के रोते हैं तो कहते हैं लड़की जैसे क्यों रो रहा है, तो एक लड़का है। तो एक सोच है कि लड़कियां ही इस प्रकार से रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। तो इस सोच को हम क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटिपिकल सोच, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रही सोच होती है बच्चों। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट रिलेट्स टू सोशल एंड कल्चरल डोमेन, इट इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब डिफरेंसेस बच्चे में होते हैं, इसको हम सामाजिक संस्कृति से जोड़कर सीखते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? अडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी होना चाहिए। रिजिड स्टैंडर्डाइज करिकुलम, गलत। इम्प्लीमेंटेशन समेटिव वे ऑफ इवेल्युएशन, गलत। डिवाइडिंग स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप, गलत। आंसर क्या होगा? चाइल्ड सेंट्रिक। तो बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक रखेंगे तो बच्चों के नीड्स को समझेंगे, उसके सोशल नीड्स क्या हैं, उसके पर्सनल नीड्स क्या हैं, उसके कल्चर नीड्स क्या हैं, देन उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, और उसकी नीड्स जो हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है पढ़ने का, ये पता लगेगा, और उसको हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से पढ़ा पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? हमारा फर्स्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू, क्या होता है मेन पर्पस असेसमेंट का? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट। कंपटीशन तो नेगेटिव वर्ड होता है, प्रतिस्पर्धा हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है बच्चों। इंड्यूस फियर, इंड्यूस होता है बढ़ाना, डर को बढ़ाना, गलत है ना ये तो। कैटेगराइज स्टूडेंट एज पास फेल, ये भी गलत है। पास फेल करना हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। यस, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, उसकी प्रगति को समझेंगे, उसमें आने वाले जो चैलेंजेस या चुनौतियां हैं उनको समझेंगे, किसमें? लर्निंग के अंदर। तो ये हम अगर हम असेसमेंट करते हैं तो बच्चे में प्रोग्रेस समझ पाएंगे, बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाएंगे, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका फोर्थ इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एक असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है बच्चों, कि एक टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, कि टीचर को ना बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है एकदम। क्वेश्चनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही है कि बच्चों की आलोचनात्मक सोच में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छा रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर ए को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो सीधा से इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा फर्स्ट इसका क्या है? राइट आंसर है। बोथ ए आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज करिकुलम फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन
ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू द डिसएडवांटेज ग्रुप। वंचित समूह से संबंधित छात्रों को सफल समावेशन के लिए समेकित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम कैसे होगा बच्चों? हम हर बच्चे के लिए अलग प्रकार के करिकुलम की ओर बढ़ावा देते हैं, हमको सीखने की बात करते हैं, हर बच्चे के लिए अलग प्रकार की सोच आधारित, थिंकिंग आधारित जो हमारी जो वो होती है करिकुलम होता है उसको हम प्लेस देने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ये जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तो नेगेटिव लग रहा है, बट एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज करिकुलम अकाउंट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल अमॉन्ग्स द लर्नर्स। देखो ये बात कह रहा है कि अगर हर बच्चों के लिए एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम होगा जो सबको सीखने का मौका देगा, तो कहीं ना कहीं लर्निंग को बढ़ावा दे सकता है, इंक्लूजन कर सकता है। ये काफ़ी हद तक बात ठीक है। और ये भी कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम अकाउंट्स फॉर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर। ये बच्चों में डिफरेंस को भी क्या करता है, समझने की कोशिश कर सकता है। तो इसके दोनों आंसर ठीक है बच्चों, ए और आर राइट है, और आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। दोनों सही हैं और दोनों आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन। इनमें से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधा यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है? कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स कर सकता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, जब एक से अधिक सेंसरी का यूज किया जा रहा है यानी कि बहुसंवेदी, ये हो सकता है। ये तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, ये नहीं करता बच्चे, ये बाधा उत्पन्न, ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करता। चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करता। तो कौन सा करता है पूछा हुआ है इन्होंने, तो कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट। कंपटीशन से बच्चों में हीन भावना आ सकती है, तो ये कहीं ना कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकता है और बच्चा इसमें सही रूप से शामिल नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, एक छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव आंसर में इसको हम क्या करते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में क्या आपको लग रहा है सही है? दे ऑफन फेस डिफिकल्टी इन टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, है ना, वही जो टेक्स्ट होते हैं, लिखा हुई चीज़ें होते हैं, उसको समझने में दिक्कत आती है, बिल्कुल सही है। दे आर लेजी, वो लेजी होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लेजी होते हैं। दे कांट बी गिफ्टेड और टैलेंटेड, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। और दे ऑलवेज हैव द अबव एवरेज इंटेलिजेंस, हमेशा उनकी इंटेलिजेंस एवरेज से ऊपर ही होती है, ऐसा भी नहीं है। ये तीनों गलत है, बट उसने बोला कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फर्स्ट कि उनको पढ़ने में, टेक्स्ट को समझने में दिक्कत आती है, यानी कि उनको ये लगा लीजिए जो लिखी हुई सामग्री होती है उसको पढ़ने में, जो लिखित सामग्री होती है उसको पढ़ने में क्या होती है बच्चों, समस्या हो सकती है। इसका आंसर क्या है, ठीक है, डिस्लेक्सिया पढ़ने से है। तो टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिखी हुई चीज़ को क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना, तो समझने में क्या होती है, समस्या पाई जाती है। पढ़ने संबंधी समस्या बच्चों है, तो इसके आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 1। नेक्स्ट है इनपल्सिव, इन अटेंटिव एंड डिसऑर्गेनाइज्ड आर डायरेक्टली इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। बहुत सी बात है बच्चों, जब बच्चा इनएक्टिव होता है, इनअटेंटिव होता है या इम्पल्सिव होता है, कि किसकी वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म में तो बच्चा दूसरों से फंक्शन नहीं करता। डिसलेक्सिया तो एक रीडिंग प्रॉब्लम है, और विजन इंपेयरमेंट होता है, बच्चों को दिखने में क्या होती है, समस्याएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ADHD, जहाँ पर बच्चे क्या नहीं होते, एक तो बच्चे अटेंटिव नहीं होते, उतने अटेंटिव नहीं होते, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हर काम को करने में जल्दबाजी करते हैं, और हमेशा उनका व्यवहार हमको इम्पल्सिव ही मिलेगा, यानी कि ये बच्चे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेथड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपागम विधि है? स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर नहीं, केस स्टडी। केस स्टडी से हम बच्चों के अंदर जो आने वाली समस्याएं होती है बच्चों उसको जान सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, एक बच्चे की क्या होती है, डिटेल स्टडी की जाती है। हम बच्चे का पूरी स्टडी करते हैं, और बच्चे की जो जीवन पर सारे क्षेत्र होते हैं ना, सारे एरियाज होते हैं, बच्चे का जो सोशल एरिया कैसा है, बच्चे का घर आस पड़ोस में कैसा था, बच्चा फ्रेंड्स के साथ कैसा है, हर एरिया को हम क्या करते हैं, इसमें इवेलुएट करते हैं। इसलिए बेस्ट आंसर क्या है यहाँ पर, केस स्टडी। और केस स्टडी होता ही, आपको याद रखना, जब केस स्टडी वर्ड आ जाए तो ये होता ही स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए होता है, ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं।
और ऑब्वियसली बात है कि लर्निंग डिफिकल्टी जो होती है वो स्पेशल नीड्स में ही आ जाती है। तो केस स्टडी इसके लिए बेस्ट आंसर होगा, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली बाय, कैसे सीखते हैं बच्चे? बाय रोट मेमोराइजेशन, रट कर सीखते हैं, गलत, रटना तो नेगेटिव वर्ड है। इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड, यस, और वस्तु और जो आसपास के लोग होते हैं उनसे सीखते हैं, ये हो सकता है। फियर ऑफ पनिशमेंट, डर से के भय से सीखते हैं, गलत। और पैसिवली लिसनिंग मतलब निष्क्रिय रूप से सुनकर, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा हमारा? इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, वस्तुओं और उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके बच्चे क्या करते हैं? सीखते। तो सेकंड इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग, इनमें से कौन सा सीखने की छात्रों की सहभागिता को बढ़ावा दे सकता है? सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट, बच्चों द्वारा खुद रेगुलेट किया गया टास्क हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटीज, क्षमताओं की इकाई दृष्टिकोण को, इकाई दृष्टिकोण तो नेगेटिव वर्ड है। लो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर, लो एक्सपेक्ट करना टुवर्ड स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव है। प्रेजेंटिंग कॉन्टेक्स्ट विच इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से हटकर है, डिस्कनेक्टेड है, यानी कॉन्टेक्स्ट से क्या है? जुड़ी हुई नहीं है। ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या वाला? जब तक कोई भी चीज़ को सेल्फ रेगुलेट करके सीखता है तो उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहेंस होती है लर्निंग, अच्छे सीख पाते हैं जब बच्चा खुद उसको रेगुलेट करता है, खुद उसको प्लान करता है और प्लान करके कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? आपका 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन द लर्निंग थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज बाय स्टूडेंट एंड बैलेंस फैसिलिटेशन बाय द टीचर, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण छात्रों द्वारा स्वयं शुरू करने की गतिविधि? बच्चा खुद शुरू करता है लेकिन टीचर क्या करता है? शिक्षक द्वारा संतुलित सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं देता है, यानी कि ठीक तो स्टूडेंट रहा है और उसको सिखाने में टीचर उसको क्या कर रहा है? बैलेंस हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है। जब स्टूडेंट और टीचर, जब स्टूडेंट सीखते हैं, सीख रहा है और टीचर हेल्प कर रहा है, तो टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। और जब फैसिलिटेटर होता है तो उसको हेल्प करता है, और किस अप्रोच में कही गई है? सोशल कंस्ट्रक्शन। इसमें होता ही यही है कि बच्चा सीखता तो बच्चा है बट हेल्प कौन करता है? टीचर करता है, कि टीचर यहाँ पे क्या है? फैसिलिटेटर है। इसका आंसर क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे हेल्प से बच्चा सीख रहा है। और जब अपने मेंटल एबिलिटी सीखता तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन हो जाता आंसर। आंसर सीधा क्या होगा? 4th होगा, है ना। बिहेवियरिज्म तो ऐसा होता ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में देखकर सीखता है, एक्सपोजिटरी टीचिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चा हमारा? 4th होगा। नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल ठीक है। एक रचनावादी कक्षा में ऐसे अवसर पैदा करना चाहिए जो कि छात्रों को महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान, महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पे आलोचनात्मक सोच से बच्चों, है ना, कौशल बच्चा विकसित करने में मदद मिले। बिल्कुल ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली प्रोडक्टिव ऑफ नॉलेज, जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो हमेशा प्रोडक्ट की जाती है, बनाई जाती है, उत्पाद किया जाता है। ये बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर ए को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एरर्स, त्रुटियाँ क्या हैं? त्रुटियाँ हैं प्ले नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो रोल प्ले नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने का एक अभिन्न अंग है। कैन बी एलिमिनेटेड ओनली द वे ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ही उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम उसको समाप्त कर सकते हैं, ये नहीं है। आर कमिटेड ओनली बाय द स्टूडेंट हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चे ही करते हैं, ऐसा नहीं है, टीचर्स के द्वारा भी हो सकता है ये। बट सीखने के अंतर को समझने और शिक्षक द्वारा अच्छी तरह से विश्लेषण किया जा सकता है कि इसको एनालाइज करना चाहिए टीचर द्वारा और अंडरस्टैंड करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। तो एरर्स इसलिए होता है कि हम बच्चे इससे गलती करते हैं, गलती से बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको समझना, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाना। गलती करना, एरर्स करना एक अभिन्न अंग होता है सीखने में, ताकि हम बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको जान पाए, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को जान पाए, उसकी थिंकिंग को जान पाए। इसके लिए गलतियाँ होनी चाहिए और ये बच्चे टीचर उसको समझे, एनालाइज करे और उस गलती की वजह से जो बच्चे में समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 4th होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा आर क्या है बच्चों? संज्ञानात्मक कौशल जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान आदि हैं। नंबर 1 नॉट इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, इमोशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते, संवेग को प्रभावित नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है, करते हैं। नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय द पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट बाय द नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशंस पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऐसा भी नहीं है।
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय द इमोशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, बच्चे के संवेगात्मक रूप को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं या उनके इमोशन को प्रभावित करते हैं। तो सीधा से इसका आंसर क्या होगा, डी, व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। और याद रखना इससे क्या निकलता है, ये ध्यान रखिए कि हमारा जो कॉग्निशन है, जो हमारा संज्ञान है, वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियसली बात है इससे आपका संवेग भी प्रभावित होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा अगर मेमोरी अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा नहीं कर पाओगे, टेंशन नहीं दे पाओगे, तो आप उसको इमोशनली भी, आपका जो इमोशन स्टेट है उसको भी क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, डेट इज 4। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कौन सा लगता है आपको समस्या समाधान में एक सकारात्मक योगदान देती है। रिस्पॉन्स सेट ऑफ मेटाकॉग्निशन, यस, जब आप कोई चीज़ ध्यान से सोचते हो समझते हो। एनालॉजिकल थिंकिंग एंड फंक्शनल फिक्सेशन, फंक्शनल फिक्सेशन तो होता है जहाँ पर आप आंसर को लेकर फिक्स रहते हैं, फिक्स आंसर रखते हो, तो ये तो गलत है। रिस्पॉन्स सेट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग तो एक थिंकिंग को प्रमोट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन, यस, इसमें दोनों आ गए। डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और मेटाकॉग्निशन भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्स सेट, एकदम सेट रिस्पॉन्ड है, एकदम फिक्स कर रखा हमने, तो बट ऐसा नहीं है। डाइवर्जेंट भी सोच पा रहे हैं, प्लस में हम मेटाकॉग्निशन भी कर पा रहे हैं, दोनों ही सही है बच्चों, क्योंकि जब समस्या समाधान करते हैं तो हमारी थिंकिंग कैसी होती है, एक डाइवर्जेंट होती है, और मेटाकॉग्निशन मतलब होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और डिस्कवरी करके कोई चीज़ आंसर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, भिन्न सोच और अभिसंज्ञान, अभिज्ञान। ठीक है, चलिए, डी से आंसर है, और क्वेश्चन अच्छा था बच्चों ये, अब देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिकम अ बैरियर, बैरियर होता है कि बाधा, लर्निंग प्रोसेस ऑफ क्लासरूम, लर्निंग को बाधा उत्पन्न करता है। रिजिड सिटिंग प्लान, रिजिड मतलब होता है कि जब रिजिड सिटिंग प्लान हो, मतलब कि एक फिक्स पैटर्न, हमने फिक्स सिटिंग प्लान कर रखा है, ये हो सकता है बच्चों। मल्टीपल वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीपल तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, तो पॉजिटिव है बच्चों, तो ये तो थोड़ी ना बाधा उत्पन्न करेगी। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये भी अच्छा है, क्योंकि क्लास में वैसे भी डाइवर्सिटी होती है। और इस रिसोर्स रिच, रिसोर्स मिलेगा तो लर्निंग और अच्छी होगी, ये भी गलत है। तो मतलब कौन सी बाधा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है, जब हम फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट रखते हैं। हमें क्लासरूम के अंदर अरेंजमेंट जो है फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, कि हम कहीं पर भी किसी को बिठा जाएं, बच्चों की नीड के हिसाब से, बच्चों की क्षमता के आधार पर हम उसको सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए ये बाधा उत्पन्न करेगी अगर हम सेम अरेंजमेंट रखेंगे। तो फर्स्ट इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, कि बाधा की बात की जा रही है, वो है फर्स्ट। नेक्स्ट वन है, टू सपोर्ट स्टूडेंट फॉर लर्निंग ए न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर एक नई अवधारणा को सीखने में छात्रों का समर्थन करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। इलुस्ट्रेट कॉन्सेप्ट थ्रू वन मेथड, एक मेथड से उसको समझाए, नहीं। अवॉइड क्लैरिफिकेशन वोकेबलरीज एंड सिंबल्स, नहीं। इग्नोर एक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, इग्नोर करना प्रीवियस नॉलेज को, नहीं। एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट, विभिन्न कॉन्सेप्ट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना, ये करना है। आंसर इसका क्या होगा बच्चों, आपका 4 होगा। सीधा सा सिंपल आंसर है, 3 नेगेटिव। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करना सीखो, अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, निकाल दोगे, तो चौथा आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखो, इग्नोर करना नेगेटिव वर्ड होता है, अवॉइड करना नेगेटिव वर्ड होता है, एक ही कॉन्सेप्ट करना ये नेगेटिव वर्ड होता है, ओनली भी नेगेटिव वर्ड है। तो हम 3 एलिमिनेट कर लिया, और फिर जो बच जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका आज की क्लास का। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न फॉर, मतलब कि तो टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए किस चीज़ के लिए, गेनिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर्स, दूसरे पर एक श्रेष्ठता बनाने के लिए, नहीं। गेटिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज कैश प्राइज सर्टिफिकेट्स, नगद पुरस्कार प्रमाण पत्र आदि जैसे ठोस पुरस्कार देने के लिए, नहीं। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। एनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस कर पाए, अवधारणा की उनकी समझ को बढ़ावा मिले, ये बात ठीक है, इससे बच्चे सीखते हैं। और ऑब्टेनिंग प्रेज फॉर टीचर, प्रेज, देखो प्रेज नेगेटिव वर्ड होता है, याद रखना। कैश प्राइज वगैरह देना ये रिवॉर्ड है, नेगेटिव वर्ड होता है। और सुपीरियर ठहराना ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। बच कौन सा गया, एनहेंस करना, एनहेंस हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। सीधा आंसर यहाँ पे क्या होगा, कि अगर बच्चों को मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि हमेशा याद रखना, मोटिवेशन हम अगर बच्चे को देते हैं तो ये हमेशा प्रमोट करती है बच्चों में किस चीज़ के लिए,
लर्निंग करने के लिए। आप अच्छा लर्निंग करना सीख जाएंगे अगर आप बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेशन डेवलप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। होप कि आप इस क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं, जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये सुपर 30 बैच का फ़ायदा मिल पाए और उनके जो क्वेश्चंस के माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हो पाएँ, सॉल्व हो पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।